हेलो बच्चों, आज हमारा 7 का क्लास है और ज्योग्राफी लेसन 3। लेसन का नाम है धरातल के रूप बदलने वाले कारक, आंतरिक कारक। पृथ्वी का धरातल सभी जगह एक जैसा नहीं है। वह कहीं ऊंचा है तो कहीं नीचा है, कहीं पर्वत और पठार है तो कहीं मैदान। पर्वत, पठार और मैदान महाद्वीपों की प्रमुख स्थलाकृतियाँ हैं। इन स्थलाकृतियों का आकार और आकृति न केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न है, अपितु इनमें समय के अनुसार भी परिवर्तन होते रहते हैं। ये परिवर्तन धीरे धीरे या आकस्मिक रूप से हुए हैं। भूपृष्ठ पर स्थलाकृतियों का निर्माण एवं उनमें होने वाला परिवर्तन कैसे होता होगा, क्या आपने कभी सोचा है? आइए जानें। देखिए, यहाँ पे फिगर दिया हुआ है। चित्र नंबर 3.1 को देखने से ज्ञात होता है कि स्थलमंडल अनेक दृढ़ खंडों में विभाजित है। इन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। प्रत्येक प्लेट में महाद्वीपीय या महासागरीय अथवा दोनों प्रकार की भूपट्टी शामिल होती है। ये प्लेटें दुर्बलता मंडल पर बहुत ही धीमी गति से तैर रही है। इनकी वार्षिक गति केवल कुछ मिमी होती है। प्लेट की इस गति को विवर्तनिक संचालन टेक्टोनिक मूवमेंट कहते हैं। इस गति के कारण ही पृथ्वी की सतह पर परिवर्तित होते हैं। जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो धरातल पर चौड़ी दरारें बन जाती हैं। इसके कारण भ्रंश घाटियों और भ्रंश पर्वतों का निर्माण होता है। जब यह गति समुद्र के नीचे होती है तो तलहटी पर लावा के जमाव से मध्य महासागरीय कटकों का निर्माण होता है, जैसे मध्य अटलांटिक कटक। इस प्रकार जब दो प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं तो मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है। हमारा हिमालय भी इसी प्रकार निर्मित हुआ है। जब प्लेटों की यह गति समुद्र के नीचे होती है तो महासागरीय गर्त का निर्माण होता है। प्रशांत महासागर में मेनियाना गर्त इसी प्रकार बना है। अधिकतर भूकंप तथा ज्वालामुखी विस्फोट की घटनाएं इन्हीं स्थानों पर घटित होती हैं। आंतरिक बल और बाह्य बल, दो बल हैं। हम आंतरिक बल की चर्चा करेंगे। आंतरिक बल, इंडोगेनिक फोर्स, ऐसे बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होते हैं आंतरिक बल कहलाते हैं। आंतरिक बल को दो भागों में विभाजित करते हैं। आंतरिक बल दीर्घकालिक बल और आकस्मिक बल। दीर्घकालिक बल को दो भागों में बांटा गया है, बलन और भ्रंश। और आकस्मिक बल को दो भागों में बांटा गया है, ज्वालामुखी और भूकंप। दीर्घकालिक बल, इस बल द्वारा परिवर्तन इसकी गति धीमी से इतनी धीमी गति से होते हैं कि मनुष्य को इसका आभास नहीं हो पाता। इसका प्रभाव हजारों वर्ष बाद दिखाई देता है, जैसे महाद्वीप, पर्वत, पठार, मैदान का निर्माण आदि। यहाँ पे देखिए कुछ फिगर बना है। चित्र नंबर 3.2 में 20 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर एक महाद्वीप था जिसे पैंजिया कहते हैं। इसके चारों ओर पैथालसा नामक का सागर था। पृथ्वी की प्लेट के खिसकाव के कारण नए नए महाद्वीपों एवं महासागरों का निर्माण हुआ और पृथ्वी वर्तमान स्वरूप में आई। पृथ्वी पर आज 7 महाद्वीप हैं। भूमि और महासागरों के विस्तार एवं आकार में अभी तक बदलाव हो रहे हैं।
पृथ्वी के परिवर्तन स्वरूप में आने के बाद भी प्लेटों की गति के कारण यह परिवर्तन लगातार जारी है। जैसे भारतीय प्लेट प्रतिवर्ष लगभग 5 सेमी की दर से यूरेशिया प्लेट तिब्बत के नीचे जा रही है, जिसके कारण हिमालय पर्वत लगातार ऊंचा हो रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि पर्वतों के निर्माण में ये आंतरिक बल किस प्रकार अपना प्रभाव डालते हैं? आइए जानें। हमने देखा कि प्लेटों की गति के कारण पर्वत निर्माण करने वाले बल की उत्पत्ति होती है। यह बल 2 रूपों में कार्य करता है, बलन एवं भ्रंश। बलन, फोल्डिंग। जब 2 प्लेटें आमने सामने गति करती हैं तब दबाव की क्रिया होती है। इससे धरातल पर मोड़ पड़ जाते हैं और वलित पर्वतों का निर्माण होता है। चित्र नंबर 3.3 को देखें। मोड़ के बीच में घाटी बनती है। हिमालय, आल्प्स, रॉकीज, एंडीज आदि मोड़दार वलित पर्वत के प्रमुख उदाहरण हैं। करके देखें। आप एक कागज लेकर दोनों ओर सिरे से धीरे धीरे दबाकर देखें तो पाएंगे कि कागज के मध्य भागों पर सिकुड़न आ जाती है। सिकुड़ने पर कागज का पहला वाला रूप बदल जाता है। इसी प्रकार पृथ्वी के ऊपर भीतरी दबाव का प्रभाव धीरे धीरे पड़ता है, जिससे हजारों वर्ष बाद बदला हुआ स्वरूप दिखाई देता है। भ्रंश, फॉल्टिंग। जब 2 प्लेटें विपरीत दिशा में गति करती हैं तो तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। इससे लंबी और गहरी दरारें पड़ जाती हैं, जिसे भ्रंश सज्जद कहते हैं। इसी भ्रंश रेखाओं के सहारे भूपटल का कुछ भाग या तो ऊपर उठ जाता है या तो नीचे धंस जाता है। ऊपर उठा हुआ भाग होस्ट या ब्लॉक पर्वत कहलाता है, जबकि नीचे धंसा हुआ भूभाग भ्रंश घाटी कहलाती है। भारत में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत ब्लॉक पर्वत के साथ नर्मदा व तापी नदी भ्रंश घाटी के उदाहरण हैं। आकस्मिक बल। आकस्मिक बल द्वारा घटनाएं अचानक एवं त्वरित होती है। इनका हम पर तत्काल प्रभाव पड़ता है। ज्वालामुखी तथा भूकंप आकस्मिक बल के कारण पैदा होते हैं। इसके कारण भूपटल के ऊपर विनाशकारी परिवर्तन होते हैं। ज्वालामुखी का अर्थ है जिसके मुंह से आग निकलती हो। ज्वालामुखी विस्फोट अचानक होता है, जिसके द्वारा मैग्मा, गैस, राख, धुआं, कंकड़, पत्थर आदि तेजी के साथ बाहर निकलते हैं। इन सभी वस्तुओं का निकास एक संकरी नली द्वारा होता है, जिसको निकास नली कहते हैं। चित्र नंबर 3.5 में देखेंगे। मैग्मा धरती पर आने के लिए एक छिद्र बनाता है। इस छिद्र को वीवर कैरेक्टर कहते हैं। जब ज्वालामुखी का उद्गार शांत हो जाता है और उस वीवर में पानी इकट्ठा हो जाता है तो करेक्टर झील का निर्माण होता है। चित्र नंबर 3.6 को देखें। भीतर के पदार्थ बाहर निकलकर धरातल पर जमा होते हैं, जिससे शंकु के आकार का ढेर बन जाता है। इसे ही ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। कभी कभी धरती की सतह पर लंबी दरार बन जाती है, जिससे पृथ्वी के अंदर का मैग्मा रुक कर लावे के रूप में बाहर आ जाता है। इससे धरातल का विस्तृत क्षेत्र लावे की कई परतों से ढक जाता है और लावा पठार का निर्माण होता है। भारत में ढक्कन के पठार का निर्माण भी इसी प्रकार हुआ है।
यहाँ पे देखिए फिगर दिया गया है। ज्वालामुखी का उद्गार क्यों होता है, आइए समझें। जहाँ पर भूतल कमजोर होता है, एथिनोस्फीयर का मैग्मा उस भाग को छोड़कर बाहर निकलने का प्रयास करता है जो हमें ज्वालामुखी के रूप में दिखाई देता है। चूल्हे पर रोटी या कुकर में दाल पकते समय आप देखते होंगे देखेंगे तो पाएंगे कि जब रोटी फूलते फूलते अधिक फूल जाती है तो एक छिद्र हो जाता है जिससे वाष्प बाहर निकलने लगती है, और कभी कभी तो रोटी का छिद्र इतना बड़ा हो जाता है कि दरार बन जाती है और रोटी की वाष्प बाहर निकलने लगती है। आपने दीपावली में, बारात में, अन्य उत्सव पर्व त्योहार को मनाते समय अनार पटाखा को जलाते हुए देखा होगा। अनार के भीतर से जलते हुए तेजी के साथ पदार्थ जैसे गैस, चिंगारी, राख बाहर निकलते हैं और ऊंचाई तक जाकर फिर धरती भूपटल पर आकर गिरते रहते हैं। इसी प्रकार ज्वालामुखी उद्गार के समय धरती के भीतर से मैग्मा, लावा, राख आदि निकल कर बाहर जमा होते हैं। इससे ज्वालामुखी पर्वत और लावा पठार का निर्माण होता है। करके जानें। आप मिट्टी का बना खाली अनार लीजिए जिसमें छिद्र से थर्माकोल के छोटे छोटे टुकड़े, कागज के टुकड़े, लकड़ी का बुरादा लेकर भर लें। फिर अनार की पेदी में नीचे की ओर एक छोटा सा छिद्र कर उसमें रबर की नली लगाएं। छिद्र को अच्छी तरह बंद करके रबर नली से मुंह में फूंक मार कर देखें। हवा बल द्वारा भीतर से कागज के टुकड़े, बुरादा आदि बाहर आते हैं। अर्थात जब आप समझ गए होंगे कि बिना बल के ज्वालामुखी का उद्गार नहीं होता है। आइए जानें ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखियों को सामान्यतः 3 वर्गों में रखा गया है। पहला है सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी हमेशा क्रियाशील रहते हैं। इनके मुख से लावा हमेशा निकलता रहता है। चित्र नंबर 3.7 इटली के एटना एवं स्ट्राम्बोली नामक सक्रिय ज्वालामुखी इसके उदाहरण हैं। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर में एक द्वीप पर स्थित है जिससे सदैव उद्गार होने से आपस का क्षेत्र पराकाशमान रहता है। इसी कारण इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का परास्पर स्तंभ कहते हैं। संसार का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी दक्षिणी अमेरिका का कोटोपैक्सी है। दूसरा है सुप्त ज्वालामुखी। जब ज्वालामुखी का विस्फोट बहुत कम अर्थात कभी कभार होता है तो उस ज्वालामुखी को सुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। जापान का फ्यूजियामा तथा इटली का वेसुवियस सुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण। तीसरा है शांत ज्वालामुखी। इस प्रकार के ज्वालामुखी से कभी उद्गार हुआ था किंतु अब ज्वालामुखी विस्फोट की संभावना नहीं रहती। इसका मुख ज्वालामुखी पदार्थों से भरकर बंद हो जाता है। इसके मुख कैरेक्टर में पानी भर जाने के कारण कैरेक्टर झील बन जाती है। म्यांमार का पोपा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगन राज्य की कैरेक्टर झील इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अब है विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी। एटना व वेसुवियस इटली, फ्यूजियामा जापान का पोपा, म्यांमार का बैरन, भारत का मेयान, फिलीपींस का कराकाटाओ, इंडोनेशिया आदि। आप इनको संसार के मानचित्र पर देखिए। यहाँ पे देखिए मानचित्र पे दिखाया गया भूकंप एवं ज्वालामुखी क्षेत्र। ज्वालामुखी के क्षेत्र
ज्वालामुखी और भूकंप क्षेत्र की प्रमुख पेटियां मेखलाएं हैं। पहला है परिप्रशांत महासागर की पेटी, मध्य महाद्वीप पेटी और मध्य अटलांटिक पेटी। जहाँ मोड़दार पर्वत है, अधिक ज्वालामुखी क्षेत्र वहीं पाए जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी की पपड़ी का एक भारी किनारा जब दूसरे हल्के किनारे के साथ घुसकर गलता है, तब यह मैग्मा बनकर ज्वालामुखी के रूप में बाहर आ जाता है। ज्वालामुखी तथा भूकंप लगभग एक ही क्षेत्र में पाए जाते हैं। विश्व मानचित्र 3.9 देखिए। ज्वालामुखी का मानव जीवन पर प्रभाव। लाभकारी और लाभकारी प्रभाव, हानिकारक प्रभाव। तो देखिए, जो लाभकारी में पढ़ेंगे, लावा से बनी काली मिट्टी में गन्ना तथा कपास की फसलों की अच्छी पैदावार होती है। वहीं हानिकारी में दूसरा है ज्वालामुखी विस्फोट से बहुमूल्य खनिज पदार्थ जैसे लोहा खनिज ऊपर आ जाते हैं। तीसरा है ज्वालामुखी प्रदेश में गर्म जल स्रोत मिलते हैं, जिसके पानी में गंध घुले रहते हैं, जो चर्म रोग के लिए अधिक लाभकारी हैं। चौथा है अधिक तापमान वाली भाप को संचित कर भू तापीय बिजली का निर्माण होता है। पांचवा है क्रेक्टर झील के बनने पर पर्यटक स्थल बनता है तथा झील का पानी सिंचाई के काम आता है। अब पढ़ेंगे हानिकारक प्रभाव। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले लावा के नीचे वनस्पति तथा जीव जंतु दब जाते हैं। दूसरा है ज्वालामुखी के कारण समीपवर्ती भागों में प्रायः भूकंप भी आ जाते हैं। तीसरा है लावा प्रवाह से सैकड़ों किमी तक खेत, मकान आदि नष्ट हो जाते हैं। समुद्र में ज्वालामुखी विस्फोट से जल उबलने लगता है, जिससे बड़वानल कहा जाता है। इसके फलस्वरूप समुद्री जीव जैसे मछलियां मर जाती हैं। पांचवा, ज्वालामुखी उद्गार के समय कई जहरीले गैस निकलती हैं, जो वायुमंडल में प्रदूषण फैलाती हैं। अब है भूकंप। जब पृथ्वी की सतह पर अचानक कंपन होता है तो उसे भूकंप कहते हैं। यह पृथ्वी पर धरातलीय प्लेटों की गति का परिणाम है। भूकंप हल्के कंपन से लेकर विनाशकारी प्रभाव वाले हो जाते हैं। स्थलमंडलीय प्लेटों की गति के फलस्वरूप पृथ्वी के आंतरिक भाग में हलचल उत्पन्न होती है। इन हलचलों के कारण पृथ्वी में भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। पृथ्वी के अंदर जहां से कंपन उत्पन्न होता है, उस स्थान को भूकंप कहते हैं। इस उद्गार केंद्र के ठीक ऊपर धरातल पर स्थित बिंदु को अधिकेंद्र कहते हैं। इस स्थान पर भूकंपीय तरंगें सबसे पहले पहुंचती है। अधिकेंद्र से भूकंपीय तरंगें उसी प्रकार फैलती है जैसे किसी शांत तालाब में कंकड़ फेंकने पर तरंगें उत्पन्न होती हैं। धरातल पर सबसे अधिक कंपन अधिकेंद्र पर होता है। अधिकेंद्र से दूरी जैसे जैसे बढ़ जाती है, वैसे वैसे भूकंप की तीव्रता में कमी होती जाती है। जब भूकंप का अधिकेंद्र समुद्र की तलहटी पर होता है तो समुद्र में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठकर समुद्र तट की ओर बढ़ती हैं। तटवर्ती क्षेत्रों में पहुंचकर ये लहरें विशाल रूप धारण कर लेती हैं। इन्हें सुनामी कहते हैं। प्रशांत महासागर के चारों ओर विश्व के लगभग 80% भूकंप आते हैं। यहाँ ज्वालामुखी क्रिया होती है, इसीलिए इस क्षेत्र को परिप्रशांत अग्निवलय कहते हैं। इसके अतिरिक्त भूकंप का दूसरा प्रमुख क्षेत्र भूमध्य सागर से हिमालय पर्वत तक फैला हुआ है, जिससे अतः महाद्वीपीय पेटी कहते हैं। भारत के भूकंप क्षेत्र इसी पट्टी में आते हैं। भूकंप से बचाव। भूकंप एक अति तीव्रगामी, विनाशकारी
प्राकृतिक आपदा है। इसके आने पर काफ़ी जन धन की हानि होती है। अधिकतर लोग भवन के मलबे के नीचे दबकर मर जाते हैं, क्योंकि स्थानीय भवन मकान भूकंप रोधी नहीं बनाए जाते। भूकंप से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाएं। पहला है, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं तो भूकंप के आने के समय स्कूल भवन से तुरंत बाहर भागकर खुले स्थान पर भवन से दूर खड़े हो जाएं। दूसरा है, यदि आप नगर कस्बा क्षेत्र में हो तो किसी मेज, तख्त या अन्य ठोस वस्तु के नीचे छिप जाएं। ध्यान यह भी रहे कि खिड़की, अलमारी या भारी वजनी वस्तु या पंखे के नीचे अथवा बगल में नहीं छिपना चाहिए। तीसरा, अगर मकान बहुमंजिली है, मकान के बाहर निकलकर सिर को हाथ से तकिया से ढक लें। यदि आपके पास हेलमेट है तो उसे शीघ्र लगा लें। ऐसे समय में लिफ्ट के नीचे नहीं उतरना चाहिए। अगर आप खुले क्षेत्र में हो तो तुरंत पेड़, बिजली के तार व खंभे मकान से दूर जाकर खड़े हो जाएं। पांचवा, अगर आप सड़क पर चल रहे हैं तो तुरंत रुककर फ्लाईओवर, पावर लाइन और विज्ञापन बोर्ड से दूर खड़े हो जाएं। यदि कार से चल रहे हो तो कार छोड़कर बाहर खुली जगह पर दूर खड़े हो जाएं। छठवां है, यदि आप सिनेमा हॉल, स्टेडियम, ऑडिटोरियम में हैं तो वहां पहले वृद्धों, दिव्यांगों तथा छोटे बच्चों को जाने दें से तुरंत अपने सिर पर हाथ रखते हुए बाहर निकलकर दूर खड़े हो जाएं। अब है भूकंप से मानव को होने वाली लाभ व हानि। भूकंप से लाभ और भूकंप से हानि। तो पहले हम लाभ पढ़ेंगे। भूकंपीय तरंगें पृथ्वी को पार कर जाती हैं, जिससे हमें पृथ्वी के भीतर की जानकारी मिलती है। भूकंप आने से बहुमूल्य खनिज पदार्थ भूकंप के अतिरिक्त आंतरिक भाग से धरातल पर आ जाते हैं। समुद्री भाग में भूकंप आने से तटीय भाग नीचे धंस जाता है, जिससे गहरी खाइयों का निर्माण होता है। इसके फलस्वरूप बड़े जलायान तटीय क्षेत्र तक पहुंच जाते हैं। इससे व्यापार में सहायता मिलती है। भूकंप से हानि। भूकंप से सड़क, रेल पटरी, पुल, बिजली के खंभे आदि टूट जाते हैं। भूकंप से मकान नष्ट हो जाते हैं। कल कारखाना तथा खानों में आग लग जाती है। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भूस्खलन क्रिया तेजी से होती है, जिससे बड़े बड़े भूभाग धंस जाते हैं। गहरे समुद्री भागों में तीव्र भूकंप आने के कारण सुनामी जैसी लहरें उत्पन्न होती हैं, जिससे तटीय क्षेत्र में जन धन की हानि होती है। तो हमारा लेसन यहाँ पे समाप्त हुआ। यहाँ पे है क्वेश्चन आंसर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। स्थल मंडलीय प्लेट किसे कहते हैं? दूसरा है, पृथ्वी के आंतरिक बल से आप क्या समझते हैं? मोड़दार पर्वत का निर्माण कैसे होता है? ज्वालामुखी कितने प्रकार की होती है? इनके लक्षणों को भी स्पष्ट कीजिए। ज्वालामुखी से मनुष्य को होने वाली लाभ व हानि। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा। भूकंप उद्गम केंद्र और भूकंप अधिकेंद्र से में अंतर बताइए। अभी जस्ट हम लोग यहीं पे पढ़े हैं। भूकंप आने के समय अपनाई जा सकने वाली कोई 2 हानियां लिखिए। फिर निम्नलिखित के सही जोड़े बनाएं। एटना, कोटोपैक्सी, नर्मदा नदी, हिमालय, भ्रंश घाटी, वलित पर्वत, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी इटली। अवैरिक्त स्थानों की पूर्ति। ज्वालामुखी के छिद्र को कहते हैं। अधिकतर भूकंप महासागर के दोनों तट पर आते हैं। स्थल मंडलीय प्लेटें पर तैर रही हैं। मैग्मा जब धरातल पर फैलता है तो उसे कहते हैं। यहाँ पे है भौगोलिक कुशलताएं। और इस इसका आंसर अगली वीडियो में मैं बना के डाल दूंगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।